तो क्या क्या देखा था बता सकते हो? फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ। अभी तक का कौन सा टॉपिक हम लोगों ने अभी तक देखा है? एमएल का टॉपिक कहाँ कहाँ से? ठीक है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ। लीनियर का क्या एडवांटेज था और डिसएडवांटेज? क्योंकि अगर मॉडल पे कोई भी पूछता है, या तो डेफिनेशन फॉर्म पूछेगा, या तो इंट्यूशन फॉर्म पूछेगा, या तो मैथ्स के फॉर्म पूछेगा, या तो एडवांटेज, या तो डिसएडवांटेज। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते हो तो सारी चीजें भी कवर हो जाती है उसमें। तो वो चीज बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ। लीनियर रिग्रेशन। जो उसका फॉर्मूला था वही उसका एडवांटेज था, और जो उसका फॉर्मूला था वही उसका डिसएडवांटेज भी था। मतलब कि वो लीनियर डेटा पे अच्छे से काम कर सकता है। कि ये लीनियर डेटा पे अच्छे अच्छे से काम कर सकता है, इसीलिए क्या होता है कि नॉन लीनियर पे अच्छे से काम करता है। तो ये पहला एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेगा। दूसरा एडवांटेज क्या मिलेगा उस पे? कि एकदम इजी टू यूज एंड सिंपल होता है ना? तो अगर सिंपल होता है तो इजी टू इम्प्लीमेंट होगा, इजी टू आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो उसमें। तो कुछ एडवांटेज आपको इस तरीके से बताने पड़ेंगे हर एक का। इस तरीके से लीनियर का हो गया। लॉजिस्टिक का क्या था? लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का था या फिर रिग्रेशन का था? नाम तो रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो रिग्रेशन नाम रखा है क्यों? कि हमारे पास जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था वो बाइनरी और मल्टी क्लास दोनों के लिए। ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा? कि जो लीनियर रिग्रेशन होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता था, उसका इक्वेशन क्या था? याद है? मैथ्स का जो लाइन का इक्वेशन था वही था, है ना? बस हम उसको क्या करते थे, एक रेंज पे कन्वर्ट करते थे, है ना? कि जो हमारा रेंज जीरो से ज्यादा होता था उसको जीरो से वन के बीच में लाते थे, है ना? प्लस उसका जो भी वैल्यू होगा वो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में चेंज करते हैं, है ना? उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता था? लीनियर इक्वेशन पर आ गया। लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3। अब इस वैल्यू को जीरो से वन के बीच में चेंज करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी में। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, y किस में पास करेंगे? अच्छा जी। इनकोडिंग अलग चीज है, मॉडल की बात कर रहे हैं। इनकोडिंग तो क्या हो गया, टेक्स्ट टू नंबर चेंज करना था। जो y की वैल्यू आएगी कुछ भी उसको चेंज करना था जीरो के वन बीच में। इसके बेस पे के बेस पे। इसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस थे। सिग्मॉइड। ये क्या करता था कि जो भी हमारे पास लाइन बनता था, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, इसकी वैल्यू को क्या करता था, स्क्वीज कर देता था, स्क्वीज मतलब कट डाउन करता था यहाँ और यहाँ से। इसके बाद की जो वैल्यूज होगी वो कुछ इस तरीके से यही तरीके हैं, और इससे पहले जो वैल्यूज होगी कुछ इस तरीके से यही। तो इसका जो हमारे पास एक लीनियर लाइन होता था तो ये कुछ इस तरीके से कर्व बनाता था। इसको एस कर्व भी बोलते हैं। और इसी चीज को हमारे क्या होता है, सिग्मॉइड फंक्शंस बोलते हैं, या तो फिर लॉजिस्टिक फंक्शन। लॉजिस्ट हमारा लॉजिस्टिक रिलेशंस के बेस पे था, है ना? देन लॉजिस्टिक रिलेशंस हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं तो फेल होगा। तो कहाँ पे फेल हो रहा था? तभी तो आगे मॉडल घट रहा है। कहाँ पे फेल हो रहा था?
एक एक लाइन का तो कम से कम आंसर याद रखो, क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं, आगे जाके आगे मॉडल पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है इसलिए सब टेक्निकल, अरे नहीं मैं वो नहीं बता रहा हूँ, उसमें तुम्हें सबका चलना तुम्हारा नहीं चलना, अरे इसका भी चलना, तुम्हारा चलना है। अच्छा कोई नहीं, आज तुम मैं चार्ज ही नहीं था। जल्दी से बताओ इसका एडवांटेज या तो फिर डिसएडवांटेज बोलते हैं ना। क्या होगा इसका एडवांटेज क्या था? अभी तो देखा लीनियर था, तो ये लीनियर डेटा पे अच्छे से काम करता है। जो भी लीनियर हमारा सेपरेशन होगा, तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जो क्या होगा, लीनियरली सेपरेटेड होगा, तो उसमें क्या करेगा, ये अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन नॉन लीनियर में अच्छे से वर्क नहीं करेगा, समझे। और रियल वर्ल्ड में पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नॉन लीनियर ना आए, हो सकता है लीनियर भी आएगा, नॉन लीनियर भी आएगा, चांसेस ज्यादातर नॉन लीनियर के रहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मॉडल वहाँ पे फेल हो जाएगा, तो फिर हमें नॉन लीनियर में स्विच करना पड़ेगा, समझे। नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया, कि जो चीज हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा, सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे एक लाइन से सेपरेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, नॉन लीनियर पे जाएंगे। तो नॉन लीनियर में हमारा रिग्रेशंस पे भी जाओगे और क्लासिफिकेशंस पे भी जाओगे, ठीक है। क्लासिफिकेशंस का कौन कौन सा मॉडल था जो सबसे पहला देखा था, लॉजिस्टिक के बाद केएनएन, वो सारी चीजें थी। देन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एसवीएम, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास रहेगा नई बायस, देन डिसीजन ट्री, देन असेंबल टेक्निक्स, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी नॉन लीनियर में क्या क्या रहेगा, तो एसवीएम रहेगा, देन कैनन का यूज करना चाहते हो कर सकते हो, देन हमारा नई बायस भी होगा, देन हमारे पास डिसीजन ट्री, देन असेंबल। अब देखोगे दोनों में सेम है ना, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होगी। तो दोनों में क्या था, इसमें आपका वोटिंग सिस्टम चलता है, इसमें एवरेजिंग सिस्टम चलता है, इसलिए क्या होता है, दोनों चीजें यूज हो सकते हैं। अब इसमें रहता है बेस्ट कौन काम कर सकता है, तो एसवीएम, केएनएन और नई बायस रिग्रेशंस के लिए कभी भी यूज नहीं होता, मतलब काम बन सकता है बट क्या होगा, एक्यूरेसी हमेशा डाउन। ये चीज हमेशा किसके लिए होगा, तो क्लासिफिकेशंस के लिए ज्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें बेस्ट एक्यूरेसी देता है वो, ठीक है। अब इसमें भी रहता है कि नई बायस किस में यूज कर सकते हैं, तो इसका ज्यादातर रहता है टेक्स्ट वाले पे। अगर आपका अच्छा खासा टेक्स्ट डेटा है तो आप नई बायस यूज कर सकते हो, उसमें क्या होगा, एक्यूरेसी अच्छी आएगी। तो क्या रहता है, सबका डेटा पे नेचर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें से बच गया डिसीजन ट्री, असेंबल टेक्निक्स, ठीक है। तो ये दोनों में क्या करता है, बेस्ट वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि तो फिर हमें यही चीज यूज करनी चाहिए, है ना, तो जब भी आप मॉडल बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट इन चीजों का यूज कर लेते हो। मतलब अगर आप बंद करके भी करोगे तो जो हमारा बेसिक मॉडल होगा उससे बेटर रिजल्ट ये देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा लीनियर रिग्रेशंस पे ये काम बन सकता है, जो क्या होगा, इजी टू यूज, इजी टू क्या था, इंटरप्रेट होता है, मतलब किसी को समझा भी सकते हो, जो इसमें पॉसिबल नहीं होता। सिंबल टेक्निक में क्या होता है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो आप एक दो तीन स्टेप तक जा सकते हो, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो नहीं पता चलता, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, फिर मैथमेटिकली कंप्यूटेशंस करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो पूरा लेंदी चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें पॉसिबल नहीं होता। दूसरा कि ये हर एक कॉम्बिनेशन चेक करता है, कि अब क्या करेगा, ये 10 ट्री बनाएगा, दसों को क्या करेगा, एवरेजिंग निकालेगा, क्योंकि मैंने बताया या तो एवरेज होगा या तो वोटिंग होगा, है ना। तो 10 बार आप अलग अलग करोगे, देन उसका एवरेज निकालोगे, देन उसके बेस पे क्या करोगे, रिजल्ट आओगे, तो ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें आपके पास क्या चाहिए, टाइम प्लस कंप्यूटेशन, दोनों लगे, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तभी हम लोगों ने जब पिछले क्लास में देखा था, वो एसवीएम का देखा था। एसवीएम का क्या एडवांटेज था, कि ये नॉन लीनियर को सपोर्ट करता है, कि नॉन लीनियर इजिली हो जाता है। दूसरा कि इसमें फिक्स नॉन लीनियर, तो वो किसके बेस पे सेपरेट करता था, तो वो डायमेंशंस ट्रांसफॉर्म करता था। डायमेंशन ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता था, कि मान लो हमारे पास 2D है, उसको 3D में कन्वर्ट कर देता था।
तो 2D का मतलब मान लेते हैं एक x हो गया, ये x2 हो गया, x1 x2। अब इसको 2D में, 2D है, इसको 3D में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? मतलब एक नया एक्सेस चाहिए, इस तरीके से एक नया एक्सेस चाहिए मुझे। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। अभी हमारा जो नया एक्सेस बनेगा क्या बन सकता है? इन्हीं दो डेटा से बनाना है, तो कैसे बना सकते हो? तो सिंपली क्या कर सकते हो, या तो दोनों को ऐड करके एक नया कॉलम बना सकते हैं, x1 प्लस x2। तो तीसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा कॉलम बन जाएगा तो 3D बन जाएगा। या तो क्या कर सकते हो, x1 इंटू x2 कर सकते हो। या तो क्या कर सकते हो, रूट अंडर x1 x2 कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसी का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये क्या कहलाता था? कर्नाल कहलाता था। ठीक है। तो यही हमारा क्या था, कर्नाल सिस्टम था। वो क्या करता था कि आपका जो भी डेटा था तो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता था एक्स्ट्रा हायर डायमेंशन। तो उससे क्या होता था कि एक न्यू वे मिल जाता था उसको देखने का। क्योंकि 2D में कोई भी चीज देखते हो तो अलग तरीके से दिखता है, 3D में देखते हो तो अलग तरीके से दिखता है ना। तो 3D में देखते हो तो क्या कर सकते हो आप, 3D में जो भी चीजें सेपरेट होती है वो प्लेन के बेस पे होता है ना। प्लेन बेसिकली क्या था, याद है? प्लेन, ये प्लेन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस होता है। ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा, लाइन हो गया। इसी तरीके से क्या करते हो, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करते जाते हो। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक पूरा सीट बनेगा इस तरीके से। और ये जो बनता है वही हमारा क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है। तो जो लाइन का इक्वेशन था वही प्लेन का इक्वेशन से रहेगा, बट क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन से रहेगा। ठीक है। इसमें एक रहेगा, इसमें क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। तो मल्टीपल डेटा किस में रखते हैं, तो याद होगा एरे पे रख देते हैं, है ना। इसीलिए इसको हम क्या करते थे, एरे फॉर्मेट में दिखा देते हैं कि WT x प्लस बी। ठीक है। तो इसलिए क्या होता था, इसका फॉर्मूला यही होता था। अगर देखोगे तो ये लाइन के इक्वेशन के फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है ना। तो ये चीज क्या था हमारे पास, सपोर्ट वेक्टर मशीन का था। ठीक है। अब इसमें मान लो इस तरीके से आप कितना मैनिपुलेट कर सकते हो। रेंडमली आप कुछ भी रखोगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, कुछ भी आ सकता है ना। तो हमारे पास 4 जो मेथड थे वो हमने यूज कर लिया। अब उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट सही नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, बेस्ट 4 कर्नल्स होते हैं। कौन कौन से थे, याद है? शिवानी, नहीं, दीपिका, कौन कौन से थे कर्नल? तो जो सबसे पहला था वो लीनियर था, कि एसबीएम में भी क्या कर सकते हो, लीनियर की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल था, कि आप अपने हिसाब से पावर भी इंक्रीज कर सकते हो। तीसरा आरबीएफ था। आरबीएफ क्या था, रेडियल बेस था, कि जहां पे भी डेटा होगा उसके डेटा बेस के में बात करेगा। एंड लास्ट क्या था हमारे पास, सिग्मोइड था, प्रोबेबिलिटी बेस पे। तो अगर ये 4 थे, तो 4 के अलावा अगर मेरे पास कोई दूसरा नेचर आता तो वो क्या करता, ये सपोर्ट नहीं कर पाता, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया इसका, कि ये कर्नाल बेस ही वर्क करता है। अगर आप इसको कर्नाल सही से यूज नहीं कर रहे हो तो सही से ये क्या करेगा, डेटा ट्रांसफॉर्म करके नहीं दिखाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो कोई ऐसा सिस्टम करेंगे जो क्या हो, किसी फॉर्मूला पे डिपेंड ना हो। क्योंकि फॉर्मूला का क्या होता है, लिमिटेशन होता है ना। तो फिर आपका आएगा डिसीजन ट्री। इसमें क्या होगा, ये किसी फॉर्मूला से डिपेंड नहीं होगा, ये जो भी होगा प्रोबेबिलिटी बेस होगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी क्या है, फॉर्मूला है। बट क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी बेस जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, कंडीशंस बेस हो चलता है बस, कि अगर ये कंडीशन है इसके बेस पे ये हो सकता है, ये कंडीशन है इसके बेस पे ये हो सकता है। तो कंडीशन बेस क्या होगा, कैलकुलेशन होगा इसमें। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करें, डिसीजन ट्री स्टार्ट करेंगे। डिसीजन ट्री का नेम से कुछ आइडिया लग रहा है, क्या हो सकता है डिसीजन ट्री? हाँ, ट्री टाइप का बन सकता है। और डिसीजन, ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर्स बनेगा। और जब वो स्ट्रक्चर्स बनेगा तो जब भी स्ट्रक्चर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ डिसीजंस के बेस पे होगा। जिसे बोलते हैं ना कि आपका कोई भी पेड़ है वो कैसे बढ़ेगा, तो डिपेंड करता है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके से आप उनको क्या कर रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो। उसके बेस पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। और उसी के बेस पे क्या होगा, ग्रोथ होगा उसका। तो वही चीज यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है। तो डिसीजन ट्री जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है नॉन लीनियर के लिए। ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर का आपको इमेज के बेस पे भी पता चल रहा होगा।
कि ये लीनियर हो गया, लेकिन फिर से हमने क्या किया, दूसरा डेटा लिया, उसमें लाइन के बेस पे सेपरेट करने का ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ। तो कैसे करोगे, तो एक हमारे पास नॉन लीनियर बाउंड्री बनेगी। तो वो कैसे बनेगा, तो आप अलग अलग नॉन लीनियर मॉडल्स यूज करोगे। देन इसीलिए हम क्या करें, एक यूज करें डिसीजन ट्री। तो यहाँ तक का जो हमारा जर्नी था ये था कि मशीन लर्निंग हमने देखा था सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट क्लासिफिकेशंस रिग्रेशंस, लीनियर नॉन लीनियर था। अब इसी में लीनियर में क्या आता था, नॉन लीनियर में क्या आता था, मैंने यहाँ पे दिखा दिया था। देन क्लासिफिकेशंस में कौन कौन से मॉडल होंगे, तो क्लासिफिकेशन के लीनियर पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन था। देन नॉन लीनियर में क्या होगा, ये सारी चीजें जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा बेस। यहाँ पे क्या है, एक ट्री है। अगर ट्री देखोगे तो किस तरीके से ग्रो करता है, कि अगर देखोगे तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या, जड़ से, उसको क्या बोलते हैं, रूट। तो ये रूट से स्टार्ट होगा, देन क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा ना। देन कहीं ना कहीं वो डिवाइड करेगा अपने आप को, है ना। तो वो डिवाइड किस बेस पे करता होगा, हाँ तो वो कैसे, मतलब उसका ऑटोमेटिकली हो जाता है या फिर उसका भी कुछ फैक्टर रहता होगा, इंटरनली कुछ भी हो सकता है कि ये यहीं से क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। क्यों होगा, हो सकता है कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रीजन हो सकता है इसका, है ना। देन फिर ये आगे यहाँ तक गया, देन यहाँ पे भी कुछ रीजन हो सकता है। देन इसके बेस पे क्या हो रहा है, आगे इस तरीके से ग्रो कर रहा है, और लास्ट कहाँ तक जा रहा है, तो ये लीफ तक जा रहा है। हाईएस्ट क्या होता है, सबसे लास्ट पॉइंट लीफ ही होता है। तो ये हमारा रूट हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजंस होता है, उसके बेस पे सेपरेशन होती है, और ये लास्ट कहाँ तक जाता है, तो लीफ तक जाता है ना। तो ये चीज हम जो, यही चीज हम क्या करें इसमें भी फॉलो करेंगे। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे एक सैलरी का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसी को ले लेते हैं, या तो फिर एक और एग्जाम्पल होगा, उसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये है, वही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा डिटेल में है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कि आप एक सिस्टम बनाना चाहते हो, प्रिडिक्शन सिस्टम। ठीक है, आप एक प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना चाह रहे हो, आपके पास क्या है, कुछ डेटा है। डेटा में क्या क्या है, तो पहला हमारे पास सैलरी, दूसरे में कैब, तीसरे में नियर होम। अब उसके बेस पे क्या है, कि आप जॉब को ज्वाइन करोगे या नहीं। ठीक है, तो इसके बेस पे यहाँ पे कुछ सैलरी होगी, देन कैब की सर्विस होगी नहीं होगी, नियर है या नहीं है, देन इसके बेस पे आपने ज्वाइन किया कि नहीं किया, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास मल्टीपल डेटा सेट होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा, रियल वर्ल्ड डेटा सेट होगा। देन इस डेटा से आपको क्या करना है, ये चीज प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हम मॉडल बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, बताओ, कि हमें प्रिडिक्शन स्टार्ट करना है, तो प्रिडिक्शन से पहले क्या होगा, ट्रेनिंग होगा, है ना। तो अगर आपको प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना है तो उससे पहले उसका ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, बताओ, ट्रेनिंग का मतलब, मॉडल, ऐसे जनरल लाइफ का एग्जांपल बताओ कुछ। कुछ तो बताओ, ट्रेनिंग कुछ तो होता होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंपल होता है कि आपको टूल दिया जाएगा, बताएगा ये टूल में इस तरीके से काम करना है, और उस जैसे काम करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वो पहले ही बताते हैं, है ना। देन आप क्या करते हो, काम करना स्टार्ट करते हो, देन एज इट इज क्या करते हो, मैच करने का ट्राई करते हो, है ना। तो मैच क्या होता है कि एक ही बार में हो सकता है, या तो फिर मल्टीपल टाइम में करते हो, है ना, तीन चार बार ट्राई किया तब हुआ। तो ये क्या हो गया, कंपनी का इनपुट हो गया, और ये कंपनी का आउटपुट हो गया जो स्टार्टिंग में आपको मिल गया। ठीक, आपको बताया कि ये इनपुट होगा, इस तरीके से आउटपुट होगा। आप क्या करो, इस पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कि आप वो चीज एक्सप्लोर कर लेते हो कि अच्छा ये इस तरीके से काम होता है। ठीक है, देन ये इस तरीके से काम होता है, तो आप क्या करें, वहां से पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो अगर मान लेते कि कंपनी बोलता कि ये मेरा डेटा है,
अब इसके बेस पे क्या करो, मुझे रिजल्ट ला के दे दो। अब रिजल्ट क्या लाना है कंपनी को भी नहीं पता, तो आप क्या उस पर ट्रेनिंग अच्छे से कर पाओगे, या फिर उसमें क्या है अच्छे से रिजल्ट ला पाओगे? क्यों? कि मान लो अचानक क्या आ गया कि आपके पास ऐसा है डेटा जो कभी बताया ही नहीं गया था कि इसको मैं इस तरीके से ट्रेनिंग करना है, तो क्या होगा? फिर आप उसमें हिट एंड ट्रायल करते हो, है ना? हिट एंड ट्रायल में क्या होगा कि आपको भी नहीं पता होगा, ब्लैक बॉक्स की तरह दिखेगा, मतलब क्या आंसर आएगा क्या नहीं वो नहीं पता चलता है। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया इंडस्ट्री, है ना? तो ये चीज क्या होता है कि वहां पे फेल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी मॉडल बनाते हैं तो ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग में क्या होगा, इनपुट और आउटपुट होना चाहिए। तो ये डेटा हमारा क्या होगा, एज ए इनपुट और आउटपुट काम करेगा, कि ट्रेनिंग के टाइम में ये हमारा इनपुट हो गया और ट्रेनिंग के टाइम में जो रिजल्ट आएगा वो ये रहेगा। अब इसके बेस पे क्या करो, पैटर्न देख लो तुम। ठीक है, तो ये मस्ट होता है, और यही चीज हम क्या करते हैं, मॉडल ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यही मॉडल हम ट्रेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जनरल लाइफ में किस तरीके से सोचते हैं, अगर आपको जॉब क्या करना, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या फिर ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो मान लेते हैं ये सारा चीज है, सैलरी, कैब सर्विस, और वो घर के आसपास है या नहीं है, अभी तीन ही डेटा लेके चल रहे हैं। उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये जॉब ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, मान लेते पहला क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉलम ले सकते हो। तो मैंने बोला कि जो सैलरी है आपका 20K से ज्यादा होगा, तभी हम क्या करेंगे, आगे का सोचेंगे। अदरवाइज वहीं पे क्या होगा, ऑफर डिक्लाइन, है ना? बोलते हो कि कम से कम तो 20 होने चाहिए। तो अगर 20 से ज्यादा है तो उसके बाद आप क्या करते हो, आगे देखते हो क्या चीज, कि वो मुझे कैब सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर कैब सर्विस दे रहा है तो क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, बचेगा, है ना? तो अगर वो है तो क्या करते हो कि ठीक है, कर लेंगे। कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहां से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, आपको एक्सपेंस ज्यादा लग जा रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन भी देख रहे हो, कैब सर्विस भी देख रहे हो। अगर वो दे रहा है तो क्या करोगे, आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर कैब सर्विस दे रहा है तो वो कैब हमारे घर तक आ रहा है ही नहीं आ रहा है, या तो फिर हमें वहां से थोड़ा सा जाना पड़ रहा है, ऐसा भी रहता है कि वो आपके गेट तक नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से 5 किलोमीटर पहले आना पड़ेगा। वहीं पे क्या होगा, ड्रॉप सर्विस होगा, फिर वहां से फिर वापस जाना पड़ेगा। तो क्या देखते हो कि वो मेरा जहाँ पे भी ड्रॉपिंग पॉइंट है वो मेरे घर के नियर है या नहीं है। नियर है तभी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हर एक कॉलम के बेस पे कुछ कंडीशंस रख रहे हो, और उस कंडीशन के बेस पे क्या हो रहा है, आप डिसाइड कर रहे हो कि ये चीज ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है ना? तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो यही चीज क्या होता है, इस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है, जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से, कि आपने क्या बोला कि जो सैलरी का रेंज होना चाहिए इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, अगर है तो आगे का सोचेंगे, अदरवाइज वहीं पे ऑफर डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, देन फिर क्या है कि ऑफिस हमारे घर के नियर है या नहीं है, अगर नियर है तो फिर आगे का सोचेंगे, अदरवाइज वहीं पे क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, प्रोवाइड कैब्स, अगर कैब देता है तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये भी किस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्री टाइप का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहला जो होता था ट्री में क्या होता था, रूट होता था। तो स्टार्टिंग रूट से होता है, देन फिर क्या होता है, उसमें कुछ डिसीजन क्या होते हैं, डिसीजन नोड्स, उसको नोड्स बोल देते हैं। तो ये जो बीच का पार्ट होता है इसको बोल देते हैं डिसीजन नोड। ठीक है, और इसको बोल देते हैं रूट नोड। एंड जो फाइनल होगा, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहा है वो क्या होगा, हमारे फाइनल में क्या आते हैं, लीफ रहते हैं, तो लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं लीफ नोड। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन ट्री बोलते हैं। ठीक है, कि हर एक में क्या करो, डिसीजंस ले रहे हो, है ना? और ये क्या है, तो ट्री टाइप का स्ट्रक्चर्स बन जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, डिसीजन ट्री हो गया, है ना? तो बेसिकली नेम के बेस पे पता चला कि डिसीजन ट्री कैसे काम करता होगा। इसका सिर्फ वर्क कि हम लोग क्या देख रहे हैं, कि एक ओवरव्यू देख रहे हैं, हाईली ओवरव्यू, कि किस तरीके से ये चल रहा होगा, है ना? अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आ रहा है डिसीजन ट्री में, क्या क्वेश्चंस, इसको देख के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में या नहीं आ रहे? हाँ, कंडीशंस और भी हो सकती हैं, और हम्म, और क्या क्या चीज इसमें है जो चीज समझ में ना आ रहा हो कि ये चीज कैसे हो रहा है। क्योंकि एमएल में क्या है कि आप इसका वाई डिफाइन करोगे। हम्म, मान लो मेरे पास तीन कॉलम है, एक, दो, तीन, कौन सा कॉलम पहले हम ले, अगर ले भी रहे तो क्यों ले रहे हैं?
एक जनरल आइडिया बताओ कि इन तीनों में से पहला किसको ले सकते हैं और क्यों ले सकते हैं? क्यों लेंगे? वो तो तो क्या होता है, ज्यादातर हम लोग रियल वर्ल्ड में क्या देखते हैं, सैलरी को फैक्टर देखते हैं कि अगर सैलरी रेंज ज्यादा नहीं तो आगे का देखेंगे ही नहीं, है ना? इस हिसाब से आपने क्या किया, यहाँ पे इसको एज अ फर्स्ट कॉलम ले लिया, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे जो डिसीजन बन रहा है वो डिसीजन कैसे बन रहा है, बता सकते हो? तो यहाँ पे ये जो रेंज बनेगा वो कैसे बनेगा? यहाँ पे तो क्या होगा, ऐसा तो कुछ नहीं ना कि आप हर एक चीज के लिए मैनुअली बनाओगे। तो यहाँ पे जो रेंज बनेगा या फिर कंडीशन बनेगा वो कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कंडीशंस तो बनेंगे ना। तो वो कंडीशन कैसे बनेगा, किस पे डिपेंड करेगा वो कंडीशन? तो कंडीशन जैसे एज ए मैनुअली आप सोच रहे हो, इसी तरीके से यहाँ पे क्या सोचोगे, यहाँ पे जो कंडीशंस होगा वो 5 से 80 के बीच में है। तो यहाँ पे कौन सा डेटा है जो उसको डिसाइड करेगा, डिसीजन को, कि कितने येस है कितने नो है ना? अगर मैंने बोला कि 50,000 से ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस रहेंगे येस होने के, है ना? अगर 50,000 से कम है तो ज्यादा चांसेस क्या होंगे, नो होने के। तो ये चीज क्या होगा कि जितने अच्छे तरीके से ये सेग्रीगेट हो जाए, कौन सा, तो ये जॉब वाला सेक्शन, येस वाला नो वाला, है ना? तो इसी से क्या होता है कि कितना इसका रेंज होगा वो डिसाइड होगा, है ना? अगर उसका रेंज क्या होगा, 20 का होगा, तो 20 से ज्यादा है तो ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, 20 से कम है तो नहीं कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये जो हम लोग डिसीजन यहाँ पे देख रहे हैं वो डिसीजन डिसाइड करता है हमारा मॉडल, ठीक है, कि क्या वैल्यू होगा, क्या इनपुट होगा, उसके बेस पे क्या आउटपुट होना चाहिए। यही चीज क्या होता है, पैटर्न होता है ना। तो यही चीज क्या करेगा, मॉडल सीखता है कि कौन सा डिसीजन किस तरीके से ले रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ये डेटा के रिस्पेक्ट में। वो चीज क्या होगा, ये सीखेगा, ठीक है। अब वो चीज सीखने के लिए हमारे पास सिर्फ इतना होना चाहिए कि पहला रूट नोड कौन बनेगा और ये कितने लेवल तक जा सकता है। कि मान लो ये हम लोग यहीं से यहीं तक जाते हैं, कि यहाँ तक जाते हैं, कि और भी नीचे जाते हैं, कितना तक जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास यही सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि डिसाइड कैसे होगा कौन सा कॉलम होना चाहिए, देन उसके बेस पे कहाँ तक उसका लेवल जाएगा, है ना? दो चीजें डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होंगे, है ना? तो कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन, एक मैथ्स का इक्वेशन होता है वो लगता है, दूसरा गिनी लगता है, या तो फिर इंट्रोपी बोलते हैं इसको, ठीक है। दो मैथ्स के इक्वेशंस लगते हैं दो चीज डिसाइड करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन गेन है वो गिनी से या इंट्रोपी से ही निकल जाता है, ठीक है। तो इंट्रोपी बेसिकली इसमें देखना पड़ेगा। तो इंट्रोपी बेसिकली होता क्या होगा, ऐसे आइडिया है, नेम से कुछ आइडिया लग रहा होगा। इंट्रोपी कहीं सुना सुना सा लग रहा है, बताओ। इंट्रोपी जैसे मान लेते हैं हमारे पास, मैंने बताया ये डिसीजन किसके बेस पे होगा, तो वो पैटर्न के बेस पे होगा, यहाँ पे क्या ये वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास ये डिसीजंस में ये जो कंडीशन है वो कैसे बनेगा, तो कितने येस है कितने नो है उस पर डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं मेरे पास टोटल कितना है, 10 डेटा सेट है, ठीक है। 10 में हमारे पास मान लेते हैं 7 क्या है, येस है, और 3 नो है, ठीक है। या फिर 4 और 6 कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने होंगे, 4 नो और 7 येस, ठीक है। अच्छा 6 होंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ डिसीजंस होंगे, है ना? अब यहाँ पे कुछ डिसीजंस हुआ, उसके बेस पे क्या होगा, डिसीजन के बेस पे क्या होगा, सेपरेट होगा। कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 2 नो और 4 येस आ गए। इसी तरीके से इसमें यस, ये डिसीजन सही होता है तो इधर आएगा, अगर नो होता है तो इधर आ गया। कितने बच गए, 2 नो और 2 येस, ठीक है। मान लेते कुछ भी डिसीजन लिया तो उसके बेस पे डेटा हमारा इस तरीके से सेपरेट हुआ। उसमें से क्या है, 2 नो के बेस पे इधर आ गया और 4 येस इधर आ गया, है ना? अब इसको क्या करना है मुझे, सेपरेट करना है। क्यों, यहाँ पे क्या है, दोनों मिक्स है, नो और यस के बेस पे। अगर दोनों आप सेपरेट कर पा रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप डिसाइड कर पा रहे हो कि वो कौन सा होगा, है ना? कि अगर आप इसी बात को फॉलो करोगे
कि मान लो मैंने ये पाथ को फॉलो किया तो ये हमारा यस होगा। अगर मैं ये पाथ को फॉलो करता हूँ तो हमारा नो होगा। इस पाथ को फॉलो करेंगे तो नो होगा, इस पाथ को फॉलो करेंगे तो नो होगा, है ना। तो बेसिकली ये क्या करें हम लोग, पाथ पे डिसाइड करें। और ये पाथ क्या हो रहा है कि सिंपली हमारा फाइनल डिसीजन हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है, मिक्स डिसीजन है कि हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है ना। तो फिर ये क्या करेगा, आगे ग्रो करेगा। देन फिर ये क्या करेगा, कुछ डिसीजंस लेगा। देन मान लेते हैं इसके डिसीजंस लिया, उसके बेस पे क्या है, 2 नो इधर आ गया और 4 यस इधर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी कुछ डिसीजंस होंगे। इसी तरीके से मान लेते हैं 1 नो इधर आ गया और 2 यस इधर आ गया, एंड देन इधर 1 नो आ गए, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, 1 नो और 2 यस, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहा है, लास्ट तक ग्रो कर रहा है। अगर आप क्या कर रहे हो, लास्ट तक पहुंच रहे हो, मतलब आप अगर ये पाथ फॉलो कर रहे हो, देन उसमें क्या होगा। अच्छा, ये पाथ फॉलो करने का मीनिंग क्या है कि जो आपका डेटा है वो इस नेचर पे है, ठीक है। जैसे आपका डेटा क्या है कि आपने बोला कि मेरी सैलरी 50 से 80 के बीच में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। दूसरा कि आपका आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा होम क्या होना चाहिए, होम के पास होना चाहिए, नियर होना चाहिए। तो आपका जो नेचर हो गया इधर चला गया, है ना। तो इससे ज्यादा सिमिलर हो रहा है, तो इससे सिमिलर होगा तो इसका आउटपुट क्या आ रहा था, डिक्लाइन आ रहा था। तो ये क्या करेगा, आपका भी आंसर डिक्लाइन कर देगा, मतलब आपका भी आंसर क्या होगा, नो के बेस पे आ जाएगा, है ना। तो यही चीज क्या होता है यहाँ पे डिसाइड होता है। और फाइनल डिसीजन क्या होता है कि जो आपका फाइनल होता है यहाँ पे, वो चीज हमेशा क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो वही सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन को सिंपल मतलब समझ सकते हैं, प्योर। अभी क्या है, ये हमारा मिक्स है ना। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, प्योर कर रहे हैं। प्योर का मतलब क्या होता है, सेपरेट, कि यस वाला अलग रहे, नो वाला अलग रहे, ताकि क्या हो कि हम लोग उस पाथ को फॉलो करेंगे, या तो यस होगा या तो नो होगा, क्योंकि हम क्या, पहले वाले में आपका क्या है, ये डेटा सेट है पूरा। अगर आपने क्या किया, इस तरीके से डेटा सेट देते हो, तो सारा डेटा मैंने क्या किया, पास कर दिया, है ना। कि मान लो आपके पास क्या है, 100 डेटा सेट है, तो इसमें यस और नो तो होंगे ना। तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग में तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना ट्रेनिंग के लिए। हाँ, कि यहाँ पे मैंने कुछ क्या किया, कंडीशंस लगाया, है ना। तो वो कंडीशन हो सकता है किसी में पास हो रहा है, किसी के लिए फेल हो जा रहा है। कि मान लो आपने बोला कि ऑफिस के नियर होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, मुझे जरूरत है तो मैं जॉब कर लूंगा। तो उसके लिए उसमें वहां पे क्या होगा, ये कंडीशन फेल हो गया। तो वहां पे फेल हो गया तो उसकी जगह पे क्या आएगा, एक्चुअल में नो है, सॉरी एक्चुअल में यस है, लेकिन इसके कंडीशन के हिसाब से नो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन था उसके हिसाब से नो यस होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या बोल दिया, नो बोल दिया। तो ये चीज इस तरीके से दिख रहा है ना। मतलब कुछ ऐसे भी डेटा होगा जिसका पैटर्न क्या होगा, सिंपल जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा, समझे? तो उसके बेस पे क्या करना पड़ेगा, मुझे और भी चीजें लगानी पड़ेगी, जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है ना। कि यस नो तो आ रहा है, अब क्या करें, फाइनेंशियल सिचुएशंस लगा रहे हैं। तो अगर फाइनल सिचुएशंस क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशंस खराब है, तो किसी भी क्या करेगा, पैकेज पे ज्वाइन कर सकता है, ऐसा रहता है। तो वो कंडीशंस क्या हो गया, फुलफिल नहीं किया जनरल के हिसाब से, कि सब लोग क्या कर रहे थे, 20 के बेस पे ही जाएंगे, उससे कम होगा तो नहीं जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ केस भी रहेंगे जो क्या करेंगे, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा तो वहां पे क्या होगा, आंसर तो गलत ही आएगा ना, कि एक्चुअल में कुछ और था लेकिन आप पैटर्न के बेस पे क्या कर रहे हो, कुछ और बता रहे हो। तो ये चीज क्या होता है कि आपको मिक्स इस तरीके से दिख जाता है। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना कुछ क्या हमारे पास कंडीशन है, उसके बेस पे कौन सा डेटा किधर आ सकता है, ठीक है? तो वो चीज क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास डेटा हो गया, और ये क्या होगा, कंडीशन के बेस पे सेपरेट करते जाएंगे। और ये कंडीशन क्या होगा, ये कॉलम सैलरी पे लगा दिया, हमारे पास क्या लग गया, किस पे हमने, कैप पे लगा दिया। तीसरा हमने क्या लगा दिया, फाइनेंशियल सिचुएशंस पे लगा दिया। चौथा क्या लगा दिया, डिग्री पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस क्या होता है, अलग अलग पे लग जाएंगे। अब यहाँ पे हमने बताया कि ये यस और नो आ रहे हैं, तो ये क्या होगा कि ये प्योर होते जाते हैं। प्योर मतलब कि सेपरेट हो जाएंगे लास्ट में, ताकि क्या हो, आपका डिसीजन फाइनल आपको पता चल जाए कि अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, इस तरीके से आपका भी डेटा है, तो ये क्या होगा, नो हो जाएगा। अगर आपका डेटा इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से है, तो क्या होगा, यस हो जाएगा। तो ये चीज क्या होता है कि आपके प्रिडिक्शन सिस्टम की तरह दिखता है ना। कि अगर आप इस फॉलो कर रहे हो तो इस तरीके से रिजल्ट होता है। जैसे रियल वर्ल्ड में बोलते हैं ना कि आप क्या करोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, इस तरीके से पढ़ोगे तो क्या होगा, टॉपर बन जाओगे। क्यों, क्योंकि टॉपर की स्ट्रेटेजी वही होती है ना। लेकिन उसमें क्या रहता है, इन्वायरमेंट फैक्टर भी रहता है, आपका बैकग्राउंड भी रहता है,
मान लो जो टॉपर का बैकग्राउंड है वो शुरू से ही क्या है, इंटेलिजेंट का है, आपका क्या है, एवरेज का है, तो सेम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा उस तरीके से रिजल्ट आएगा? कभी नहीं आएगा। तो वो माइंड पे भी डिपेंड करता है, माइंड सेट पे भी रहता है, ठीक है। तो वो चीज क्या रहता है कि हर एक के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट हो सकता है, किसी के लिए कॉमन भी हो सकता है, बोलते हैं ना एवरेज। तो हर एक के लिए क्या रहता है, एवरेज जिसको बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि मैं अभी एवरेज हूँ मैथ्स में, मैं नहीं ज्यादा हाई हूँ, मैं ज्यादा लो हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ठीक ठाक का मतलब क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन लोग हैं वही मैं भी हूँ। सिंपल यही होता है एवरेज का, है ना। तो एवरेज का मतलब है जो मोस्ट कॉमन है वो भी मैं क्या हूँ, उसी के आसपास में आता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास 10 लोग हैं तो 10 लोग में से 8 लोग का स्कोर क्या है, 33 है, और मैंने बोला मेरा भी क्या है, मैं भी एवरेज हूँ, तो मैं भी क्या मान के चलूंगा कि आपका भी स्कोर 33 ही होगा, है ना। क्योंकि आपने क्या बोला है, एवरेज बोला है ना। तो एवरेज क्या आता है, जो मोस्ट नंबर होते हैं, है ना। तो वही चीज क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि उसी तरीके से ये दिखेगा कि जिधर आपका क्या होगा, डेटा लाई करेगा उधर ही क्या होगा, आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। इसमें दो चीजें होती है, पहला कि पहला कॉलम कौन सा डिसाइड होगा, है ना। दूसरा कि ये जो सेपरेशन हो रहा है कब तक चलेगा। अच्छा ये सेपरेशन कब तक जा रहा है बता सकते हो, है अनलिमिटेड तक, मतलब जब तक आपका प्योर नहीं हो जा रहा है, या तो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो रहा है, यस अलग होना चाहिए और नो अलग होना चाहिए। अगर ये यहीं पे हो जाता तो मेरा क्या होता, यहीं पे रुक जाता। अगर ये और भी नीचे जाता, मतलब अभी तक नहीं हो रहा, तो ये लास्ट कहाँ तक जा सकता था, तो जहां तक हमारा इंडिविजुअल डेटा हो सकता था, है ना। हो सकता है कि आपके पास इतना सारा कंडीशन बन जाए कि सबके लिए क्या हो, यूनिक कंडीशन हो जाए, कि आपके लिए यूनिक हो गया, इसके लिए यूनिक हो गया, इसके लिए यूनिक हो गया, इसके लिए यूनिक हो गया, सबके लिए यूनिक कंडीशन। इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट हमारा लीफ नोड कितना आ जाएगा, जितना नंबर ऑफ डेटा पॉइंट रहेगा, है ना। कि मान लो 10 स्टूडेंट है, 10 का क्या है कि यूनिक कंडीशन है, तो क्या होगा कि यह जो डिसीजन बनेगा सबके लिए फिर अलग रहेगा, मतलब लास्ट जो डिसीजन आएगा 10 आएंगे कि सबका यूनिक है, तो उसमें से क्या करेगा, 10 का अलग अलग आएगा। देन उसमें क्या होता है, ये कॉमन हो गया कि ये जो पाथ था 2 लोगों ने फॉलो किया एंड देन नो बोल दिया, ये जो पाथ था हमारे डेटा सेट में 4 लोगों ने फॉलो किया और उसको यस बोल दिया, ये जो पाथ है इसमें क्या किया कि दो एक लोगों ने क्या बोला था, इस बात को फॉलो किया था और नो बोल दिया था, ठीक है। इस बात में वो गया, इसमें से क्या था कि 2 लोगों ने फॉलो किया और उसमें से 2 लोगों ने यस बोल दिया और एक लोगों ने नो बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैटर्न के बेस पे हो गया, है ना। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे अब। तो मैंने बताया था कि ये चीज क्या होगा, प्योर होगा। मान लेते 6 यस और 4 नो के बेस पे, इसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है ना। सेपरेट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 2 यस और 3 नो। देन दूसरा में क्या हो सकता है, इसमें मान लेते 2 यस है और कितना है, 4 यस और 1 नो। देन अगेन ये सेपरेट होगा, मान लेते यहीं पे सेपरेट कर देते हैं, 2 यस है, 3 एन है, और इसमें क्या होगा, 4 यस और 1 नो, ठीक है। सिंपल, ये मेरा क्या होगा, 3 लेवल पे ही सेपरेट हो गया, है ना। अब हमने इसको बोल दिया कि ये मेरा क्या है, अनप्योर है, और ये मेरा क्या हो गया, पूरा प्योर हो गया, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट यही बोल सकते हैं। प्योर का मतलब क्या होता है कि कभी भी दो चीजें मिक्स नहीं होगी, है ना। अनप्योर का मतलब क्या होगा कि दो से ज्यादा चीजें क्या होगी, आपस में मिक्स होगी, है ना। अब मुझे बताना है कि इसमें इस जो मिक्स है, इस मिक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि इसमें जो मिक्स हो रहा है वो कितना डेटा मिक्स हो रहा है, इसमें जो डेटा है, इसमें मिक्स जो हो रहा है उसमें से कितना डेटा क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब सिंगल डेटा है जो है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जो मिक्स है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कोई भी चीज मिक्स है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में रहता है ना। और भी मेथड होते हैं। हम्म, और मैथ्स के टर्म में तो उसका जो भी चीजें होती है, तो आपने उसमें सुना होगा इंट्रॉपी, सुना है इंट्रॉपी। इंट्रॉपी का मतलब होता है रेंडमनेस, ठीक है। अब उसमें रेंडमनेस के बेस पे क्या बात करते होंगे,
केमिस्ट्री में ये हमेशा रहता है, मॉलिक्यूल के लेवल पे बात करते हैं। इसमें साइंस बैकग्राउंड किनका किनका है, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। हम्म, हाँ वही। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एक बार देख के बताओ जल्दी से, देख के बताओ, बाकी सोच के बताओ क्या होता है एंट्रोपी। हाँ जी, आज क्या लाने वाले हो? क्या? मुझे क्या पता, तुम बताओगे। कोई नहीं, तो बता देना कितना भेजना पड़ेगा। ठीक है, देख लो कुछ नया मिलता है तो। समझ में आया? हाँ। इंट्रॉपी, इंट्रॉपी कैलकुलेट करने का सिंपल मीनिंग होता है कि देखते हो किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कि यस आने की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है और नो आने की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है। ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे वही हमारा क्या होगा, रेंडमनेस होगा, है ना। अगर ये दोनों का मिक्स आ रहा है, मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी वैल्यू आ रहा है इसमें। अगर मैंने बोला यस आने की प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी होगी, बता सकते हो? तो हमेशा वन आ रहा है ना। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा, वन होगा, दोनों का बिना मिक्स किए हुए, कि इसमें क्या है सिर्फ यस है इसीलिए क्या आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी आ रही है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रेंडमनेस बोलते हैं, कि दोनों में से कोई भी वैल्यू इसमें आ सकता है, यस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, इसके चांसेस क्या होंगे, हमेशा होगा, है ना। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, आगे डिसीजंस लेते जा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, किसी एक का चांस घट रहा है और दूसरे का बढ़ रहा है ना। तो यही चीज क्या होगा, मतलब उसमें रेंडमनेस घट रही है। तो वही चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज हमें रियल वर्ल्ड, मतलब रियल वर्ल्ड में किसके थ्रू करते हैं, तो इंट्रॉपी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इंट्रॉपी का सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, आई क्या हो सकता है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है ना, डिवाइडेड बाय टोटल। ये फिर बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई बोल सकते हैं सिंपल, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आई बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल, यही होता है। तो ये क्या हो गया, इंट्रॉपी का फॉर्मूला, है ना। लेकिन इंट्रॉपी में क्या होता है कि इसका भी एक रेंज रहता है, 0 से 1 के बीच में रहता है। और इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक चीज को सप्रेस करते हैं, कि एक सप्रेस होगा दूसरा इंक्रीज होगा। तो सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एंट्रोपी में सिंपल होता है कि सप्रेशन पॉइंट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ पी कर देते हैं। ठीक है, सॉरी ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू लॉग ऑफ 1/p। तो ये क्या होगा कि आपको वैल्यू इसमें हमेशा रिवर्स दिखेगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्या होता है, इक्वेशन होता है एंट्रोपी का, कि जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई होगा, मतलब यस नो जो भी है, देन उसी का क्या होगा, लॉग होगा 1/p का। ठीक है, यही चीज हमारा एंट्रोपी बन गया। अब एंट्रोपी की जो वैल्यू बनेगी वो 0 से 1 के बीच में बनेगी, प्लस जिसमें अगर मिक्स डेटा होगा तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, 1 के आसपास होगी। ठीक है, जिसका हमारा क्या होगा,
प्योर हो जाएगा उसकी एंट्रोपी हमेशा जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी रिवर्स कर दिया है, देख रहे हैं, सेपरेशन पॉइंट के बेस पे हमने क्या किया, इसको क्या किया, रिवर्स किया है। तो इसके बेस पे क्या होगा कि आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। तो वही चीज हम इंट्रॉपी के बेस पे कैलकुलेट भी करेंगे अभी, ठीक है, तो डेटा के साथ भी कैलकुलेट करेंगे। अभी इंट्रॉपी निकल गया, और ये इंट्रॉपी ही डिसाइड करता है आगे जाके कि सेपरेट होने से पहले और सेपरेट होने के बाद कितना डेटा और बच गया सेपरेट होने के लिए, ठीक है। तो Z यहाँ पे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे वैल्यू होगी। मैंने बोला कि जो पहला कॉलम होगा मैं मान के चल रहा हूँ सैलरी को, ठीक है, सैलरी को हमने ले लिया। अब उसके बेस पे क्या होगा कि कुछ यस होंगे कुछ नो होंगे, है ना, ये जॉब ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है सैलरी के बेस पे जो हमने कंडीशंस लगाया है। अब उसके बेस पे क्या होगा, कुछ डेटा सेपरेट होगा, है ना, तो यहाँ पे कुछ डेटा सेपरेट हुआ। और इंट्रोपी मैंने बताया क्या होता है, इसका रेंडमनेस। रेंडमनेस मतलब कि किसकी कितनी वैल्यूज है। तो 6 y की और 4n की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी, मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंट्रोपी कैलकुलेट होगा, इसकी भी इंट्रोपी कैलकुलेट होगी और इसकी भी इंट्रोपी कैलकुलेट होगी, है ना। सिंपल है कि जितना भी डेटा पॉइंट होगा सबका इंट्रोपी कैलकुलेट होगा, क्यों? क्योंकि वो रेंडमनेस बताता है कि किसकी कितनी रेंडमनेस है, ठीक है, वो प्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट होगा किस में ज्यादा वैल्यूज होगी, इस पे या इन वाले पे? फर्स्ट वाले पे होगा, रूट वाले पे होगा ज्यादा वैल्यू, या इसके चाइल्ड वाले पे? चाइल्ड 1 बोल देते हैं और चाइल्ड 2, ठीक है। हाँ, सेकंड वाले में क्या होगी, प्योर ज्यादा होगा, मतलब इसकी इंट्रोपी की वैल्यू कम होगी, है ना। और हमने भी सैलरी के बेस पे किया है ना। इसी तरीके से मैं मान लेता हूँ कि जो मैंने किया, दूसरा जो हमारे पास है कैब के बेस पे ले लेते हैं कि मेरा क्या है, दूसरा जो कॉलम होगा कैब वाला होगा। इसमें भी क्या है, कैब के बेस पे उनका क्या है कि 8 लोगों ने यस बोला है और 2 लोगों ने नो बोला है, या फिर यही रहेगा। अब इसके बेस पे क्या होगा, सेपरेशन होगी। अब इसके बेस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ सेपरेशन पॉइंट होंगे। तो इसका भी इंट्रॉपी निकलेगा, इनका भी इंट्रॉपी निकलेगा और इनका भी निकलेगा, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं हमारे पास 6 y और 1 नो, 6 और इसमें क्या है 1 यस, 2 यस हो जाएगा ना, 2 यस और 1 नो, डायरेक्टली यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, 2 नहीं 1 होगा। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि इसका भी कुछ इंट्रॉपी की वैल्यू निकलेगी और इनके भी कुछ इंट्रॉपी की वैल्यूज निकलेगी, है ना। देन अब मुझे डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा बेस्ट हो सकता है। कि सैलरी को एक बार मैंने फर्स्ट रख के देखा, एक बार कैब को फर्स्ट रख के देखा। अब दोनों में से फर्स्ट कि दोनों में से बेस्ट सेपरेटर कौन हो सकता है। सेपरेटर का मतलब क्या हो गया कि जो जितनी जल्दी क्या कर रहा है सेपरेट करके दे पा रहा है ना। क्योंकि जो जितनी जल्दी सेपरेट करेगा उसकी वैल्यू क्या आ गई, एंट्रोपी की जीरो होगी आसपास में। कि यहाँ पे क्या है 2y है और 3n है, तो इसकी एंट्रोपी की वैल्यू कुछ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, है ना। तो ये क्या होगा कि आपकी एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पे कुछ कम होगी, है ना। तो इसमें अगर कुछ कम वैल्यूज है तो हम क्या कहते हैं, जो भी इनिशियल इंट्रॉपी होता है, इनिशियल इंट्रॉपी माइनस जो चाइल्ड की इंट्रॉपी होगी, ठीक है। अगर ये करते हैं तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, इनिशियल इंट्रॉपी माइनस चाइल्ड की इंट्रॉपी। अब बताओ कि अगर इनिशियल और चाइल्ड में माइनस करेंगे, इन दोनों में माइनस करेंगे, तो इसकी इंट्रॉपी की वैल्यू ज्यादा है और इसकी भी कुछ वैल्यूज है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो कम आएगा कि ज्यादा आएगा। कि मान लो ये E1 है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं E1 की 0.8, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं 0.6, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 0.3 मान लेते हैं, या फिर 0.1 मान लेते हैं। इसी तरीके से इसमें भी होगा,
लेकिन इसमें एंट्रोपी क्या होगा, और भी कम होगा। क्यों? इसमें एंट्रोपी की वैल्यू कम क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या है कि प्योरिटी ज्यादा है, कि 6 CS है और 1 EN है, लेकिन यहाँ पे क्या था 2 और 3, मतलब अप्रोक्स 50-50 के आसपास दिख रहा था दोनों, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 50-50 के आसपास नहीं है, यहाँ पे क्या है ज्यादा ही है, तो इसका एंट्रोपी ऑटोमेटिकली कम होगा। तो मैं मान लेता हूँ इसका कितना है 0.6, इसको मैं 0.3, और यहाँ पे भी क्या है 2 S है 1 नो है, तो इसको भी मैं मान लेता हूँ 0.2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, और इसकी भी एंट्रोपी मान लेते हैं, अभी स्टार्ट में क्या है 0.8 ही लेके चलते हैं, ताकि क्या कंपेरिजन करना इजी हो जाए। अब क्या करोगे, पेरेंट से चाइल्ड को माइनस करोगे, तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, बता सकते हो? इसका 0.8 माइनस 0.3 प्लस 0.1, तो कितना आएगा 0.48 माइनस 0.4, तो कितना आएगा, तो मेरे ख्याल से 0.4 आएगा, है ना। इसका भी उसी तरीके से माइनस करके देखेंगे, तो 0.8 माइनस 0.6 प्लस 0.1। ठीक है, अब क्या होगा 0.8 माइनस 0.7, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1 आएगी, है ना। तो किसकी वैल्यू कम आई, किसकी वैल्यू ज्यादा आई? इसकी वैल्यू ज्यादा आ गई, है ना। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है और हम देख रहे हैं यही क्या कर रहा है, अच्छे से सेपरेट कर पा रहा है ना, तो इसमें आपको एक इंट्यूशन मिलेगा कि जिसकी क्या है डिफरेंस ज्यादा है, उसी को हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं उस कॉलम को, क्योंकि वही क्या कर रहा है जल्दी से सेपरेट करके दे रहा है ना, क्योंकि मुझे भी वही चाहिए। तो ये जो वैल्यू होता है वही हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन गेन क्या होगा, पेरेंट का इंट्रॉपी माइनस चाइल्ड की इंट्रॉपी, है ना। और जिसका इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू ज्यादा होगी वही हमारा क्या होगा, पहला कॉलम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मैथमेटिकली भी देख रहे हैं, है ना। ये चीज क्या है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख रहे हैं, ये समझ में आया। तो इन्फॉर्मेशन गेन क्या है कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच का जो एंट्रोपी का गैप है वो देख रहे हैं, कि इसका गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब क्या है कि वो अच्छे से सेपरेट कर पा रहा है, अगर उनका गैप कम है मतलब वो अच्छे से सेपरेट नहीं कर पा रहा है ना। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला भी बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये दो चीजें थी, और यही क्या होता है पूरा डिसीजन ट्री ही डिसाइड करता है। ठीक है, हम्म। हाँ, इस तरीके से ये क्या करेगा ना, जितना भी है सब में कंपेयर करके देख लेगा, जितनी बार नया ब्रांच बनेगा उतनी बार वो कॉलम में चेक करेगा, समझे। वो आपको मैनुअली चेक नहीं करना पड़ता। वो क्या आता है कि जैसे आप क्या करते हो, डिसीजन ट्री क्लासिफायर लिखते हो और इसमें डेटा पास कर देते हो अपना फिट करने टाइम में, तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या था फॉर्मूला लगा हुआ रहता है, जिसका फॉर्मूला में वैल्यू ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, आपका डिसीजन नोड बन जाएगा, एंड उसके बेस पे क्या होगा आगे डिसीजन बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो सिर्फ हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इंट्यूशन था जो क्या था डिसीजन ट्री फॉलो करता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें अभी आपको यहाँ पे दिखेंगी, दिख रहा है किसके बेस पे होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो कैसे डिसाइड होगा, मैंने बताया वो कैसे डिसाइड होता होगा कि एज 18 से कम होना चाहिए, 18-30 के बीच में होना चाहिए, 13 तक होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होता होगा। हम्म, कि हमारे पास जो आउटपुट है और डेटा है उसके बेस पे डिसाइड होगा कि कौन कितनी जल्दी किस कंडीशन में ज्यादा सेपरेट कर पा रहा है। अगर सेपरेटर क्या रहता कि उसने कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, उसी पे ले लेते हैं सैलरी वाले पे। सैलरी जो है अगर आपने 50K रख दिया तो उसमें जो सेपरेशन पॉइंट है ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि 8 yes और 1 no आ रहे हैं, और इधर क्या आ रहा है 1 no आ जा रहा है ना। देन इसके बेस पे क्या होगा, अगेन कुछ कंडीशंस होंगे, तो 8 yes और 1 no इधर आ जाएंगे। ठीक है, यही अगर आप क्या कर रहे हो 70K रख रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जितने भी हमारे पास यस थे एक साइड आ गया, और नो था एक साइड आ गया। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, ये वाला, है ना। और ये चीज क्या होगा, तो उसमें क्या करेगा सेम कॉलम का अलग अलग कंडीशंस का कॉम्बिनेशन भी चेक करेगा, कॉम्बिनेशन चेक करेगा, उसमें से क्या होगा जिसका इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा सेम कॉलम में उसको वो ला के दे देगा एज अ कंडीशन। ठीक है, नहीं प्रोजेक्ट बना नहीं, यहीं पे बनाना है इसीलिए तो बुलाए हैं आज। जिनका मॉक नहीं हुआ है वो बिना मॉक दिए नहीं जाएंगे। ठीक है,
मॉक हुआ था तुम्हारा? वो उस दिन तो ऐसा ही पूछा था मैंने। तुम्हारा तुम्हारा प्रोजेक्ट बना था उस दिन, तो फिर कंप्लीट था। हाँ, मैंने, देख लो ग्रुप में मैंने भेज दिया पहले ही कि जिनका, हाँ क्लास आ गए तो उसी का तो मॉक लेंगे। प्रोजेक्ट देखेंगे और थोड़ा सा मॉक ले लेंगे। चार्ज लगाओ। तो फाइनल में इस तरीके से नहीं चलेगा, तो वो क्या करो, शेयर दूसरे के लैपटॉप में भी डाल के रखोगे या फिर गूगल ड्राइव में अपलोड करके भी रखोगे। फाइनल में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि 50 वाला अच्छा डिसीजन दे पा रहा है या 70 वाला? इधर बताओ, कौन सा अच्छा डिसीजन दे पाएगा? 70 वाला। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका भी इंफॉर्मेशन गेन निकलेगा, इसका भी इंफॉर्मेशन गेन निकलेगा सेम कॉलम पे। ठीक है, एंड देन जो अच्छे से सेपरेट कर पा रहा है वही हमारा क्या होगा, डिसीजन नोड बन जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज इंटरनली होता है, आप सिर्फ एक लाइन के कोड में ये सारा काम करते हैं। ठीक है, पहला कि कौन सा कॉलम होगा वो डिसाइड करता है, दूसरा उस कॉलम में से कौन से डिसीजन में ज्यादा सेपरेट हो पा रहा है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गेन खुद से डिसाइड करता है। ठीक है, अब बोलोगे कि इसमें खुद से डिसाइड करता हो तो टाइम लगा होगा, टाइम लगता है, इसीलिए क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीजें थे, जितना भी था थ्योरी के बेस पे यही था हमारे पास। इसमें क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों पार्ट कर सकते हो। जा सकते हो। आपका प्रोजेक्ट बना तो बनाओ बैठ के, छुट्टी नहीं है ऑफिस आज, ऑफिस आपकी छुट्टी है आज। जिसका प्रोजेक्ट नहीं बना है वो नहीं जाएंगे, तो सैटरडे को तो फाइनल है। उसमें एक ही चांस मिलता तो तुम 2 बार कहाँ से दे पाओगे? अभी प्रोजेक्ट बैठ के बनाओ तुम। पहले मुझे बताओ किस पे प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या डेटा है मुझे दिखाओ, इतना तो कर सकते हो ना अभी। हाँ तो करो। डिसाइड कर लो प्रोजेक्ट किस पे बना रहा है, क्या है, क्या डेटा है वो मुझे दिखाओ, अभी दिखाओ। ये दिख रहा है? देन हमारे पास क्या होगा, एल्गोरिथम के स्टेप्स। पहला क्या होगा, इंटायर डेटा सेट आता है। देन उसमें क्या होगा, बेस्ट फीचर्स। फीचर्स किसको बोलते थे, याद है? फीचर्स किसको बोलते थे? हम्म, तो जितने भी हमारे पास एज अ इनपुट ले रहे थे उसको फीचर्स बोलते थे। ठीक है, तो उसमें से भी बेस्ट फीचर्स कौन सा है, स्प्लिट करने के लिए वो यूज करते थे। अब वो कैसे यूज होगा, तो गिनी और इंट्रोपी के बेस पे होगा, है ना। अगर रिग्रेशन यूज कर रहे हो तो वो वेरिएंट रिडक्शन करता है। ठीक है, देन वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा ब्रांच में। एंड देन ये कब तक चलेगा, जब तक क्या हो, आपका प्योर ना हो जाए, मतलब सारे क्लास सेपरेट ना हो जाए। दूसरा, मैक्सिमम डेप्थ ना पहुंच जाए। मैक्सिमम डेप्थ मतलब हर एक इंडिविजुअल जितना डेटा है उतना लीफ बन जाएगा। तीसरा, कि जब हमारे पास स्प्लिट पॉसिबल नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, रन होता जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे क्या थे, की कैरेक्टर्स थे। अब इसमें से मैंने बताया गिनी, इंट्रोपी, है ना। का स्क्वायर क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा हुआ थोड़ा सा। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग ये भी चेक करते हैं कि कौन सा कॉलम हमारे लिए होगा नहीं होगा। हाइपोथेसिस में क्या होता है, यही होता है, या तो क्या होगा, एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर रिजेक्ट करेंगे। तो इसके बेस पे क्या करते हैं, का स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। का स्क्वायर तभी यूज होगा जब हमारे पास मोस्ट ऑफ द कॉलम क्या होना चाहिए, कैटेगरिकल होना चाहिए। कि जितना भी कॉलम है एक्स फीचर्स में सारा क्या है, कैटेगरिकल है, तो आप क्या करोगे, का स्क्वायर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बताया कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप हमेशा याद रखते हो। पहला, कि हर एक जगह पे क्या बनता है, डिसीजन नोट्स बनते हैं, है ना। देन जो पहला होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट नोड। जो क्या होते हैं, नेस्टेड वाले में होता है उसको बोलते हैं डिसीजन नोट्स, और जो लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं लीफ नोट्स। ठीक है, एंड देन जो बेसिकली होता है उसको, जो पाथ रहता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, बाकी एग्जांपल कि जितने भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है सबको इसमें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लोन अप्रूवल का है, मेडिकल डायग्नोसिस का है, देन कस्टमर चेक प्रेडिक्शन का है, ये सारा चीज कर सकते हो। देन इसमें दो टाइप्स का क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन आपको दिखाया। देन हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन के बेस पे काम कर रहे थे। अभी डेटा और किस में प्रोजेक्ट बना रहे हो, दो चीज डिफाइन करो और जा सकते हो। तो मैंने बनाया इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन क्या है, कि ये ड्राइव होता है किससे, तो इंट्रॉपी से, है ना। बेसिकली ये करता क्या है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो दिखाता है।
कैसे लिखते हैं इसको, तो ये कुछ इस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। मैथमेटिकल इक्वेशंस में क्या लिखा हुआ है कि इंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस इंट्रोपी ऑफ चाइल्ड। सिंपल, इसमें क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है टी हमारा क्या है, डेटा सेट होता है, ठीक है, कि टोटल डेटा सेट जो होगा वो टी होगा। देन ये हमारा क्या है, इंट्रोपी ऑफ द ट्रेनिंग डेटा सेट, कि जब हमने स्टार्ट किया था उस समय इंट्रोपी क्या थी, इंट्रोपी द गिवन ऑन द कंडीशंस ऑन द एट्रीब्यूट्स, कि हमने जब पहला कंडीशन अप्लाई किया उसके बाद क्या इंट्रोपी थी, तो हमारा क्या हो गया एस टी ऑफ रो, ठीक है। और इसका दो जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन गेन होगा, ठीक है। देन मैंने बताया था क्या चीज, इंट्रोपी और गिनी। इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, दिख रहा है, मैंने बताया था पी ऑफ आई लॉग 1/p ऑफ आई, ये बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंपली दूसरा फॉर्म है, इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर किया होगा, तो इसमें लॉग का कॉन्सेप्ट लगता है, याद है क्या होता है, प्रॉपर्टी, हाँ, कि जो भी हमारे पास पी आई है इनटू लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ पी आई करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास डिवाइड में है, अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में चला जाता है, तो क्या होगा पी ऑफ आई इनटू लॉग ऑफ 1 इनटू लॉग ऑफ इधर गया आई, और चूंकि यहाँ पे क्या है वैल्यू है तो ये माइनस में जाएगा इस तरीके से, चूंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या बचेगा, पी ऑफ आई, और चूंकि माइनस का साइन पहले लिख ले रहे हैं बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड देन log ऑफ पी आई, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के बेस पे था, तो ये हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन गेन, सॉरी इंट्रोपी, और इंट्रोपी में क्या है, पेरेंट माइनस चाइल्ड है, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन गेन हो गया, ठीक है। देन इंट्रोपी का अलग से सेम यहीं पे दिख रहा है, सेपरेशंस हम क्या कहते हैं, कौन है, अब इसमें क्या है कैलकुलेशंस फॉर्म में भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, इसको एक बार जो चीज मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज है यहाँ पे भी है, ठीक है। सिंपल है, आपके पास क्या होगा, कुछ वैल्यूज होंगे, ठीक है, उसको हमने बोल दिया ए, देन बी सी डी ई एफ, इस तरीके से नाम रख दिया बस, ठीक है। अब इसमें से इंट्रोपी का फॉर्मूला ये होता है, जो भी हम लोग ने देखा सेम यही फॉर्मूला है। देन इसमें हम क्या करते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, पी आई क्या हो गया, पी आई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, आई हमारा क्या होगा, तो जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट्स होंगे, तो इसमें एक यस है एक नो है, तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ यस निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या आएगा, बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितना आएगा इसमें, हाँ, तो 7/12 है ना। देन इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कितना आएगा, 5/12, जो भी कैलकुलेशन करोगे वो, एंड देन दोनों को इंट्रोपी के फॉर्मूला में कैसे लगाएंगे, इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, पी आई लॉग पी आई, यही था। अब चूंकि यस का निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का कितना है, और समेशन, समेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सबको ऐड ऑन करना पड़ता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई का निकालेंगे 7/12, देन इनटू लॉग ऑफ 7/12, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, प्लस करोगे, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि समेशन है, तो फिर नो का लिखेंगे, नो का क्या बनेगा 5/12 इनटू, चूंकि ये माइनस में, लॉग 5/12। अब इसका कैलकुलेशन करोगे कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा क्या रहेगा, एंट्रोपी की वैल्यू रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, बी का भी कैलकुलेट होगा, सी का भी कैलकुलेट होगा, है ना। तो बी का यहाँ पे कैलकुलेटेड है, दिख रहा है, बी का कितना होगा, यस की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये देखोगे ये बाय डिफॉल्ट क्या है, 2/6 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/6, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 4 6 होगा, तो 2/6 प्लस लॉग ऑफ 2/6, क्योंकि ये फॉर्मूला यही होता है, क्योंकि समेशन है तो क्या होगा, यस के लिए लिखा है तो नो के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो नो के लिए क्या बनेगा 4/6 बनेगा, है ना, तो 4/6 4/6 कैलकुलेट करोगे कुछ वैल्यूज आएगा, तो कुछ वैल्यूज इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा,
इसी तरीके से सी के लिए भी करोगे, सी के लिए भी क्या होगा, सेम चीजें कैलकुलेट होगी, है ना। तो इस तरीके क्या होता है, सारा कैलकुलेशन चलते जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंट्रोपी का जो रेंज होगा हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। 0 क्या कंसिडर करवाता है कि वो प्योर है, ठीक है। इसमें देखोगे तो ज्यादातर क्या है, मिक्स है। इसमें क्या है, थोड़ा सा कम मिक्स है ना। क्या, तो इसमें दोनों की वैल्यूज है ना, सेपरेशन पॉइंट 1 डिवाइडेड बाय किया था लॉग का। लॉग इसलिए मल्टीप्लाई हुआ था ताकि इसका क्या है, रिवर्स फॉर्म में जा सके। रिवर्स फॉर्म में प्लस इसमें यस और नो दोनों को कंबाइन करना है इसलिए, है ना। तो यस का भी इसी के अंदर है, नो का भी इसी के अंदर है। हाँ, दोनों का कंबाइन है ना इसमें। तो इसलिए हम क्या करें, उसकी वैल्यू को रिवर्स करके 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट किया। तो इंट्रोपी में क्या होता है कि अगर 0 है उसका मतलब क्या होगा, वो प्योर हो गया। अगर इंट्रोपी की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब क्या है कि वो मोस्ट इम्प्योर है ना। तो यही वैल्यू आपको दिखेगा। इसकी वैल्यू क्या है, देखोगे 0.9 है, मतलब इसमें ज्यादा इम्प्योरिटी है, मतलब क्या है, 2 यस है और 4 नो है। सेकंड वाले में देखोगे तो 0.6 है, मतलब थोड़ा सा कम है। तो देखोगे थोड़ा सा क्या है, कम इम्प्योर है, क्योंकि 5 यस है और 1 ही नो है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या था, मैथमेटिकल इंट्यूशन था, ठीक है। डिसीजन ट्री इतना डिटेल से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आगे जितना भी मॉडल है सारा डिसीजन ट्री बेस है, अलग अलग वेरिएंट है बस, ठीक है। तो वेरिएंट में क्या होगा, सेम चीजें रिपीट होगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं बस, कि मान लो इसी में क्या क्या कुछ ऐड कर दिया, इसी में क्या क्या कुछ डिलीट कर दिया, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा नया मॉडल बन जाता है, ठीक है। देन दूसरा होता है गिनी। एंट्रोपी और गिनी में क्या क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, दोनों का काम होता है रेंडमनेस निकालना। फॉर्मूला भी देखोगे तो सेम होगा, दिख रहा है। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। तो क्या करता है, इसमें हम दो चीजें बार बार कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू का प्रोबेबिलिटी प्लस उसके लॉग की वैल्यू का, है ना। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटेशन ज्यादा लगेगा, है ना। तो इसी चीज को हमने क्या किया, कुछ लॉजिक बना के चेंज कर दिया सिंगल नंबर पे, कि अगर इसी दो चीजों को बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इसको एक नंबर पे कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। किस पे, तो कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन पे इजी करने के लिए हम क्या करें, 1 - p² कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका फास्ट हो जाएगा, है ना। तो पहला जो डिफरेंस रहता है इसमें, कि अगर आपके पास स्मॉल डेटा सेट है और डिसीजन ट्री यूज कर रहे हो, तो इंट्रोपी यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है, अगर आप वहां पे इंट्रोपी यूज कर रहे हो, तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो उसी की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, गिनी का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्राइटेरियन, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, गिनी का यूज करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो लार्ज डेटा सेट में क्या आता है, आपका टाइम कम लगता है, ठीक है। तो सिंपल यही रहता है, दोनों का काम मतलब क्या है, रेंडमनेस फाइंड करना, मतलब प्योरिटी फाइंड करना, ठीक है। देखा, मैं नेटफ्लिक्स को बनाऊंगा और भाई नेटफ्लिक्स मैं बना रहा हूँ, अभी तो बोला है मैंने, हाँ बोला ये देख, मैंने तो उसको भी डाल दिया भाई। दूसरा सोचो, Amazon प्राइम, वो भी किसी ने बनाया है, कोई आइडिया, Amazon वो तो तुम सोचोगे ना। सर मैं तो सोच रहा हूँ, मैं ऑफिस में सोच रहा हूँ, सर लेट हो रहा है, तो तुम्हारी गलती है ना, तो मुझे समझ नहीं पड़ा। मैंने एक एक वीक पूरा दिया सोचने के लिए, फिर भी तुम सोच के नहीं लाए तो फिर मैं क्या करूँ। एक दिन एक दिन नहीं, अभी जाओगे शाम तक फिर मुझे बताओ, ओके सर, ठीक है। बाकी मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट पढ़ा लेता हूँ। देन इसमें क्या होता है, कुछ एल्गोरिदम होते हैं कि जो आप स्प्लिट कर रहे हो, उसका क्या होगा, कुछ अलग अलग मेथड होंगे जो क्या करेगा, किसी में स्पीड होगा, किसी में फास्ट होगा, किसी में क्या होगा, कैलकुलेशन जल्दी होगा। तो सबके क्या अलग अलग तरीका होता है। तो कोई क्या करेगा, ID3 के बेस पे करेगा, इटरेट करने के बेस पे, कोई क्या करेगा, कार्ड के बेस पे करेगा, तो कोई काइट के बेस पे करेगा। तो इसमें क्या था, देखोगे तो ये सारा चीज अलग है, कि जो भी आप निकाल रहे हो, इसमें क्या होगा, ID3 यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन गेन यूज करता है, किसके लिए, तो स्प्लिट करने के लिए। अगर आप क्या करते हो, इसी का क्या होता है, ID3 का ही ये अलग अलग वेरिएंट है, ठीक है। आपको जो फोकस करना रहता है, एक ID3 पे और एक कार्ड पे, क्योंकि हम लोगों ने देखा यही दो के बेस पे हम लोगों ने फॉर्मूला पूरा डिस्कस किया था, याद है, कि या तो हम इंफॉर्मेशन गेन के बेस पे बात करेंगे, या तो गिनी के बेस पे बात करते हैं, है ना। एंड देन मैंने बताया था काय स्क्वायर कब यूज करोगे, जब मोस्ट ऑफ द डेटा क्या रहेगा, कैटेगरिकल रहेगा, तब ये यूज करेंगे, ठीक है।
अब होता है कि इसमें से डिफॉल्ट कौन सा रहता होगा, तो डिफॉल्ट हमारा रहता है कार्ट। कार्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। इसमें आप दोनों को कंबाइन यूज कर सकते हो। क्लासिफिकेशन का बनाना है तो क्लासिफिकेशन का भी बना सकते हो, रिग्रेशन का भी बनाना रहेगा तो रिग्रेशन का भी बना सकते हो। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, डिफॉल्ट वैल्यू ये रहता है, ठीक है, कार्ट। और दूसरा ID3 रहता है, ठीक है। अब ये चीज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो जो पैरामीटर्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबका एडवांटेज दिया है, कौन सी चीजें किसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। और जो हमारा कार्ड होता है वो क्या करता है, बाइनरी स्प्लिट करता है। बाइनरी स्प्लिट का मतलब क्या हो गया, कि जितना भी नोड बनेगा उसका डिसीजन दो ही होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा, है ना, इसके अलावा कोई भी डिसीजन नहीं होंगे। तो इसमें क्या है कि सबकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि कौन सा किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो एक बार वो आप क्या करोगे, रीड कर सकते हो। बाकी मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ इसमें है, ठीक है, कि अगर रहता है कि डिसीजन ट्री अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या करोगे, उसका कोड पार्ट यूज करोगे, है ना। तो कोड में क्या लिखते थे, इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी चीज, कोई भी मॉडल कैसे इंपोर्ट करते थे, कौन सा लाइब्रेरी से, फ्रॉम sklearn डॉट, चूंकि ये ट्री है तो डॉट ट्री लिखते हैं, इंपोर्ट क्या लिखेंगे, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो ये वाला इंपोर्ट होगा आपके पास। अभी हम इनका कोड भी कर लेंगे सिंपल। तो ये क्या होगा, डिसीजन ट्री क्लासिफायर इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें क्या है कि जितना भी हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स देखें, अब इसमें हम जो पास करते हैं वो एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं, कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगा इसी में पास होगा। तो जो पहला दिख रहा होगा वो क्राइटेरियन दिख रहा होगा, है ना। क्राइटेरियन का मीनिंग क्या होता था, इसमें लिखा हुआ है गिनी। तो ये क्या करता था, तो यही चीज था जो इम्प्योरिटी चेक करता था, इसी के बेस पे डिसाइड होता था ना कि हमारा जो भी डेटा है डिसीजन के बाद कितना प्योर हुआ है कितना इम्प्योर हुआ है ना। दूसरा आपके पास आता है स्प्लिटर। स्प्लिटर में लिखा हुआ है बेस्ट। बेस्ट होता है एक रैंडम होता है, ठीक है। तो अगर रैंडम रखते हो तो रैंडमली कोई भी कॉलम को फर्स्ट कॉलम ट्रीट कर लेगा वो। अगर बेस्ट रखते हो तो क्या करेगा, ये पहले इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेगा, देन उसको डिसाइड करेगा कि कौन सा कॉलम फर्स्ट में आएगा, ठीक है। तो बेस्ट हमारा क्या हो गया, तो ये आप इन्फॉर्मेशन गेन के बेस पे कर रहे हो, ठीक है। देन इसमें हमारे पास एक है मैक्सिमम डेप्थ। इसका मतलब क्या हो गया, कि आपका जो भी नोड बनेगा लास्ट कितना तक जाना चाहते हो वो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आप डिसाइड नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये क्या जाता है, एकदम लास्ट नोड तक चला जाता है। लास्ट नोड मतलब जहाँ पे ईच एंड एवरी क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, है ना। अगर सारा चीज सेपरेट हो रहा है तो इसका एक काउज होगा। प्रो क्या है, प्रॉन्स इसका होगा कि आपका ये बेस्ट मॉडल हो सकता है ना। इसका काउज क्या हो सकता है, टाइम वो हो सकता है। बाकी दूसरा जो रहेगा एक, कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो आप लोग 10 लोग हैं, सबका क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो सबका क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। मतलब लीफ नोड में जितना हमारे पास डेटा है उतना क्या होगा, डिसीजन बनेगा, है ना। तो ये मॉडल किसी के लिए भी बेस्ट नहीं होगा, है ना। कि मैं किसी नए बंदे के लिए क्या करना चाहता हूँ, इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ कि एक नया बंदा आ गया क्लास में, उसके बारे में क्या करें कि वो जॉब करेगा नहीं करना वो बताना है मुझे। तो आपके नेचर के हिसाब से फिर मैं उसका नहीं बता पाऊंगा, क्यों, क्योंकि किसी का भी कॉमन नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, कि जो हमारा मॉडल होगा वो ओवरफिट होने का चांसेस भी ज्यादा रहेगा, समझे। तो डिसीजन ट्री का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहता है कि इसके ओवरफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ओवरफिट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि हमें लास्ट तक जाना ही नहीं, क्योंकि लास्ट तक जाएगा तभी तो ओवरफिट होगा। हम क्या करेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा इम्प्योर रहेगा वहीं से क्या करेंगे, कट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो कट डाउन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्योरिंग, ठीक है। प्योरिंग मतलब क्या हो गया, कि कितना डेप्थ तक जाना चाहते हो, तो ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि आपको यहीं पे कट डाउन करना है, तो मैक्सिमम डेप्थ कितना जाएगा, अगर मुझे यहीं पे कट कर देना है तो इसका डेप्थ कितना जा रहा है, तो 3 जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, डेप्थ की वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम दो तरीके से क्या करते हैं, डेप्थ को डिसाइड करते हैं। पहला, एक बार हम ट्रेन कर लेंगे, देन देख लेंगे कि हमारा कहाँ पे ये ओवरफिट तो नहीं हो रहा, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं, कि मॉडल फिट करने से पहले क्या करेंगे, डेप्थ की वैल्यू लगा देंगे, कि मैंने इसको ट्रेन नहीं किया है, देन यहीं पे लगा दिया 3, तो उसके बेस पे क्या होगा, आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्री प्यूरिंग। प्री प्यूरिंग मतलब क्या हो गया,
पहले ही कट कर दिया ट्रेनिंग से, है ना। पोस्ट ट्रेनिंग में मतलब क्या होगा कि मैंने ट्रेन किया, देख लिया, उसके बाद कट किया, ठीक है। दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा? हम्म, क्यों बताओ? फ्री होगा तो क्यों और पोस्ट होगा तो क्यों? तो हो सकता है अंडर फिट हो जाए क्योंकि ये अननोन है ना। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो आपने बोला थ्री, तो आपको पहले तो ये यहाँ पे दिख गया विजुअल्स में, तब आप बता रहे हो कि थ्री होना चाहिए था, लेकिन ये विजुअल्स दिखाते नहीं, तो आप बोल पाते कि कितना होना चाहिए था। हम्म, तो प्री का नहीं रख सकते तो पोस्ट का रख सकते हैं। तो पोस्ट का एडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज कि सिंपल सी बात है, आप पहले एक मॉडल ट्रेन कर रहे हो, उसके बाद देख रहे हो, फिर काम कर रहे हो, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है पूरा। दूसरा कि अगर आप पूरा लास्ट तक जा रहे हो तो कैलकुलेशंस में भी टाइम लेगा, है ना। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है ना। तो अगर आपको टाइम का बचत करना है या फिर आपका क्या हार्डवेयर बढ़िया है, तो आप क्या जा सकते हो? पोस्ट फिलिंग जा सकते हो। अगर मुझे क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन में चाहिए, कि मुझे नहीं पता कौन सा हो सकता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा रेंज भी नहीं डाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक बार थ्री, एक बार फाइव, एक बार एट, एक बार टेन रख के देख लूंगा, है ना। एक बार थ्री रख के देख रहे हैं, एक बार फाइव, एक बार एट, एक बार टेन, किसमें बेस्ट देगा उसको रख सकते हैं, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे चेक करते थे याद है? इसको क्या बोलते थे? कॉम्बिनेशन बोल रहा था, क्या बोलते थे उसको? सीवी। ये हमारा पैरामीटर है। तो पैरामीटर को बार बार सफल करके चेंज करने से देखने के लिए हम क्या करते थे, बताओ? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट था, तो वो करेंगे कि आप क्या करोगे, मॉडल बनाने के बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लोगे अपने फिक्स डेटा पे, है ना। कि मेरा क्या होगा, कभी एक बार डेप्थ थ्री होगा, फाइव होगा, एट होगा, टेन होगा, है ना। इसको यूज करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, कौन कौन से? ग्रिड सर्च सीवी और रेंडम सर्च सीवी, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम सैंपल स्प्लिट, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका क्या हो गया, नोड आया, इसमें जो सैंपल्स होने चाहिए, मतलब लास्ट में जो डेटा होना चाहिए, एटलीस्ट दो होना चाहिए, तभी ये आगे स्प्लिट करेगा, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसमें सैंपल कितना होना चाहिए, मिनिमम दो होने चाहिए, तभी आगे स्प्लिट करेगा। आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, है ना। देन दूसरा क्या है, मिनिमम सैंपल लीव्स, कि लास्ट, सबसे लास्ट नोड में कितना होगा लीफ में, तो हमेशा एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, कि लीफ नोड में हमेशा क्या होगा, एटलीस्ट एक होगा। तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा होता है यहाँ तक हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। ये है ना, यहाँ तक का जो रहता है आप हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग में इसका यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स है, आप उसको क्या कर सकते हो, इसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो इंटरव्यू के बेस पे और जो क्वेश्चन के बेस पे बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है। कि क्राइटेरियन क्या होता है, स्प्लिटर क्या होते हैं, मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, मिनिमम सैंपल लेप्स और मिनिमम सैंपल स्प्लिट क्या होगा, ठीक है। यही चीज को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करके भी देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? बाकी ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं याद है? क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी चेक करने के लिए कौन कौन से थे फंक्शंस? अच्छी, हाँ उतना नहीं सोचना है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज क्या कहते हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन होगा सबके लिए सेम होगा, ठीक है, किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा। देन प्यूरिंग टेक्निक मैंने बताया, ये क्या करता है, आपके मॉडल को ओवरफिट होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन ट्री है वो इजिली ओवरफिट हो जाता है ना। ये कुछ ज्यादा ही अच्छे से बताने लगता है, लेकिन जो डेटा है उसी के बारे में, बाहर से जो कोई भी डेटा दोगे तो उसके बारे में अच्छे से नहीं बताएगा, मतलब ये क्या है, ओवरफिट हो रहा है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। प्री प्री प्रूनिंग करते हो और पोस्ट प्रूनिंग करते हो। एडवांटेज, इजी टू इंटरप्रेट है, हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल डेटा कर सकता है। देन आप क्या करते हो, बिना स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन के भी कर सकते हो। स्केलिंग में मतलब इसके रेंज को बिना चेंज किए हुए जो एक्चुअल वैल्यू है उसी पे भी काम कर सकते हो। अब डिसएडवांटेज क्या है, हाँ इसके चांसेस रहेंगे ओवरफिट होने का, ठीक है। अगर डेटा में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है
तो क्या होगा, आपका डिसीजन पूरा चेंज होगा, है ना, क्योंकि डिसीजन ट्री बन रहा था, डिसीजन क्या था, नोड के बेस पे सारा बनता है ना। दूसरा, नोड ग्रेड फॉर द हायर डायमेंशन डेटा सेट। अगर क्या होगा, नंबर ऑफ डायमेंशन बढ़ते गए कि 200 300 कॉलम हो गए, तो वहां पे क्या होगा, इसका रिजल्ट अपने आप डाउन होने लगेगा। ठीक है, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हो, तो पहला प्यूरिंग टेक्निक का, और दूसरा असेंबल मेथड का यूज कर लो। ठीक है, तो ये दो चीजें फिर हम लोग आगे यूज करेंगे, बट आज क्या है, थोड़ा सा कोड देख लें, बाकी बिजनेस सिनेरियो क्वेश्चंस ये सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया था, यहाँ पे डेटा के बेस पे पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ईच एंड एवरी स्टेप कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैथमेटिकल पार्ट होगा पूरा। ठीक है, कि हर एक का कैलकुलेट होगा, इन्फॉर्मेशन गेन, देन क्या होगा, आगे जाके दिखेगा। इस तरीके से हर एक स्टेप का क्या है, कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे कोड है, ये कर सकते हैं, कॉल कर, वो आज ही, कोड में कुछ नहीं है, कोड में बस इतना ही है। पिछले, अच्छा इस कोड में इतना समझ में आ रहा है, ये वाला क्या था, ये सिंपल है। पहला, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है इसको इंपोर्ट किया। दूसरा, हमने डेटा लोड किया। डेटा कौन सा यूज कर रहे हैं, जो पिछले क्लास में आयरिस डेटा सेट यूज किया था वही डेटा सेट है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है कि स्पेल का लेंथ होगा, स्पेल का विड्थ होगा, पेटल का लेंथ होगा और पेटल का विड्थ होगा, उसके बेस पे टारगेट होगा। टारगेट में कितने वैल्यूज थे, तीन थे, है ना, ये हमारे पास क्या था, तीन वेरिएंट थे, स्पीसीज थे, उसके बेस पे दिखेगा। देन उसके बाद फिर हम क्या करते थे, याद है, एक्स और वाई में क्या करते थे, सेपरेट करते थे, है ना, एक्स को अलग रख लेते थे और वाई को अलग रखते थे। तो हमारा एक्स क्या बनेगा, तो जो लेबल था उसको छोड़ के बाकी सब बन जाएगा, है ना। वाई कौन बनेगा, तो जो लेबल था वो बन जाएगा। ठीक है, देन ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए स्प्लिट करते थे, देन मैंने उसके लिए स्प्लिट कर दिया। एंड देन कोई भी मॉडल यूज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो, कि मैंने क्या किया, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मॉडल लिख लिया, इसका क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, कॉल करके मैंने देखा ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखा है। अब क्या करते थे इसके बाद का, तो सिंपली हम फिट करते थे, फिट किया, देन फिर क्या करते थे, तो बेसिकली उसका स्कोरिंग क्या चल रहा है वो देखते थे। अब इसमें मैंने बताया था कि पेयरिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते थे, विजुअलाइज भी कर सकते हैं इसको। विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होगा, मैटप्लॉटलिब होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साइकिल लेन के अंदर एक ट्री मेथड होता है, ये क्या करेगा, जो भी चीज वो डिसीजन ट्री बना के देगा वो आप उसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो किस तरीके से डिसीजन ले रहा है, किस तरीके से सारे चीज कैलकुलेट हो रहा है, वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ही लाइन डिफरेंस था, किस चीज का, पिछले क्लास का और इस क्लास में जो कोडिंग में था डिफरेंस, वो किसका था, सिर्फ ये। पिछले क्लास में हम एसवीसी कर रहे थे, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, और उसके अंदर उसका पैरामीटर जा रहा था। इस बार हम क्या करें, डिसीजन ट्री क्लासिफायर और उसके अंदर इसका पैरामीटर डाल रहे हैं। तो यही लाइन सिर्फ डिफरेंस हो रहा है, बाकी ए टू जेड सेम कोड है। समझ में आया, तो जितना हमने मैथमेटिकल बात किया वो सिर्फ इतना में ही हमारा कर दे रहा है। समझा, कोडिंग पार्ट इजी है बहुत ज्यादा, एक लाइन में सारा काम हो जाता है। समझ में आया, तो जो 1 घंटे 2 घंटे की क्लास थी उसमें से एक लाइन का कोड रहता है बस। तो कोई भी मॉडल इंप्लीमेंट करना सबसे इजी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्राइटेरियन का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है वो रहता है मेन। ठीक है, तो काम आपको पता चल गया तो इम्प्लीमेंटेशन आप तुरंत सीख सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं ना, अलग अलग मॉडल भी लगा के देख सकते हैं, कैसे, तो लूप में चला दोगे तो अलग अलग मॉडल लग जाए, क्यों, क्योंकि सिंपली यही लाइन क्या होता है, डिफरेंस होता है सबके लिए, है ना। तो आगे जाके जब हम क्या करेंगे, सारे मॉडल का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, तो उसमें से जो बेस्ट मॉडल आंसर देगा उसको रखेंगे, बाकी वो हटा देंगे। यही रहता है हमारा पूरा ट्रेनिंग पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो पहले भी डिस्कस किया है उसी चीज को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, 4 कॉलम थे, याद है, ये 4 कॉलम थे, x1 x2 x3 x4, और ये हमारा y था, है ना। अब इसमें से क्या होगा कि कौन सा पहला कॉलम बनेगा, तो ये हमारा कौन डिसाइड करेगा, स्प्लिटर। स्प्लिटर में क्या, बेस्ट स्प्लिटर लगाया इसलिए, तो वो डिसाइड किया कौन सा कॉलम, तो कॉलम नंबर 3। कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि हमारा कॉलम नंबर 3 है। देन उसका ये क्राइटेरिया, ये क्या है, डिसीजन है,
अब ये 0.8 क्यों ले रहा होगा, क्योंकि ये 0.6 भी लिया होगा, 0.7 भी लिया होगा, 0.8 भी लिया होगा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन चेक करता है। ठीक है, अब इसमें से जो जल्दी सेपरेट करके दे रहा है वो कौन है, 0.8 है, तो इसलिए इसने क्या चूज किया, 0.8 यूज किया। ठीक है, देन मैंने बताया गिनी, तो गिनी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 0.66, मतलब क्या है, अभी इसमें इम्प्योर डेटा सेट है। ठीक है, देन सैंपल, सैंपल क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना डेटा पॉइंट है, तो 105 है ना। अब इसमें से क्या वैल्यूज, कि हर एक क्लास, 3 क्लास थे हमारे पास, सेंटोसा, वर्सी और वर्जिनिका। ठीक है, तो ये तीनों में क्या है, डेटा है, और तीनों आपस में क्या है, एक ही जगह पे दिख रहा है। तो ये क्या होगा, इसके बेस पे कंडीशन है, कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। तो इसके बेस पे जितना ट्रू होगा वो इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बेस पे जो फॉल्स होगा वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रू के बेस में देखोगे गिनी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, मतलब ये पूरा प्योर होगा। कैसे पता चलेगा, तो इसमें कितने सैंपल है, 36, और जितने भी डेटा है सारा क्या है, तो क्लास 1 में मान लेते हैं ये सेंटोसा है, तो सारे के सारे क्या है, सेंटोसा ही है। तो ये इजिली क्या हो रहा है, सेपरेट कर पा रहा है एक ही बार में। ठीक है, अब इधर क्या है, थोड़ा सा मिक्स होगा, क्यों, क्योंकि 2 क्लास थे, तो इसमें 32 और 37 है, मतलब कि अब क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ गिनी की वैल्यू होगी। टोटल सैंपल कितना है, तो 69 है। अब इसने क्या किया, दोबारा स्प्लिट करना स्टार्ट किया। अब उसमें से भी बेस्ट फिर से दोबारा कौन सा कॉलम मिल गया, X3 ही दोबारा मिल गया। ठीक है, X3 के बेस पे इसको क्या मिल गया, दोबारा मिल गया बेस्ट। तो ये क्या करेगा, S3 में, अब इस बार कौन सा डेटा के बेस पे कंपेयर करेगा, तो इसमें भी दोबारा इसने कॉम्बिनेशंस लगाया होगा, उसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो ये 1.65 है। ठीक है, तो इसके बेस पे ये करेगा, सेपरेट करेगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो इधर आएगा, फॉल्स होगा तो उधर जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे कितना आ गया, 31 और 3। ठीक है, तब देखो गिनी की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी लो हो गई, क्यों, क्योंकि डेटा क्या होगा, ज्यादा ही सेपरेट हो गया। अभी क्या थोड़ा सा मिक्स है, तो ये चीज क्या होगा, फिर से सेपरेट होगा, ये नीचे जाएगा, फिर इसी तरीके से इसमें भी होगा, और ये क्या होगा, चलता जाएगा, कब तक, सारी चीजें सेपरेट ना हो जाए। ठीक है, तो जब तक ये पूरा सेपरेट ना हो जाए, तो देखोगे लास्ट में जितना भी लीफ में है, तो क्या होगा, इजिली सेपरेट हो पा रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेपरेशन पॉइंट हो गया। लेकिन हम क्या कर सकते थे, कि ये वाले लास्ट पार्ट को क्या कर सकते थे, थोड़ा सा ओवरफिट से बचा सकते थे, तो कैसे, तो इसको यहाँ से कट करके, तो कट कैसे करेंगे, तो डेप्थ की वैल्यू, तो डेप्थ की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 1 2 3। तो अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू 3 रखोगे, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये यहीं तक जाएगा। एंड देन एक्यूरेसी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, मिस क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा, है ना। लेकिन क्या होगा, कि जनरलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा अपना मॉडल। ठीक है, देन वही है प्रिडिक्शंस, देन स्कोर, देन अगर मैक्सिमम डेप्थ चेंज करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, और क्राइटेरियन चेंज करना चाहते हो तो क्राइटेरियन चेंज करके भी एक बार दिखा दिया। ठीक है, देन दोबारा क्या कर सकते हो, विजुअलाइज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपली क्या रहा, कोड रहा आपका, इतना समझ में आया, इसको एक बार करके देखो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कुछ, या तो फिर मैंने इसको शेयर किया था। ठीक है, देन असेंबल देखने के बाद एक आपका फाइनल बनेगा, उसमें क्या होगा, कि जितना भी अभी तक मॉडल देखे थे सबको रन करके देखेंगे, और उसमें से जो बेस्ट मॉडल का आंसर आएगा, मतलब एक्यूरेसी आएगी, उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या देख रहे हैं, सिंपल सिंपल से देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली में कैसे हो रहा है वो। ठीक है, बाकी फाइनल प्रोजेक्ट में क्या रहेगा, सबका कॉम्बिनेशन, उसमें से जो बेस्ट रहेगा वो यूज कर लेंगे। तो ये आप क्या करो, लिखोगे, नहीं लिखोगे, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है कुछ, एक बार आप खुद से भी रिवाइज करोगे इसको।